प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, ये 115 क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, आज से 2-3 दिन पहले मैंने 115 क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू किया था। तो पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था और ये आज पार्ट 2 में अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, पहले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस का आंसर देखा था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सफाया करेंगे। बस आप सभी को अंतिम तक जुड़े रहना है और मैं सरल तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके लाया हूं ताकि आपको समझने में तनिक भी कठिनाई ना हो और एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, ये अपने से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं, जो पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं वे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीधा आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप सभी को जो मैं 115 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आने वाले 10 से 20 दिनों में लगातार प्रत्येक वीडियो को आपको देखते जाना है। कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है दोस्तों, प्रत्येक वीडियो को देखना है और तुरंत नोट्स बना लिया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6वां प्रश्न है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लेटों में। ये परतें या प्लेटें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। किसकी परतें? अभ्रक की। यानी अभ्रक जो है, इसकी परतें जो हैं इतनी महीन होती हैं दोस्तों, इतनी महीन होती हैं कि कुछ सेंटीमीटर में करीब हजारों परतें समाहित हो सकती हैं। ठीक है, ये है अभ्रक की विशेषता। उसके बाद अभ्रक जो होता है पारदर्शी होता है, काले रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। ठीक है, पारदर्शी मतलब आर पार इसके देखा जा सकता है अभ्रक के। उसके बाद इसकी सर्वोच्च परावैद्युत यानी अभ्रक की सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण, ध्यान देना 2 गुण हो गए। पहला, सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति का गुण, यानी अभ्रक में कौन सा गुण होता है? सर्वोच्च, सबसे अच्छी या सबसे ऊंची परावैद्युत शक्ति का गुण इसके अंदर पाया जाता है और हाई वोल्टेज की प्रतिरोधकता पाया जाता है। यानी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति के गुण और हाई वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में से एक है। तो आपसे उपयोग पूछा गया था, तो अभ्रक कहाँ पे उपयोग होता है? विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। कहाँ पे? विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग होने वाला एक विशेष खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज है। उसके बाद अभ्रक के किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया। ठीक है, झारखंड की कोडरमा, बिहार की गया और हजारीबाग पेटी हो गई। अभ्रक की अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा अभ्रक इन्हीं जगहों पे मिलता है, बिहार में गया से और झारखंड में कोडरमा से। ठीक है, और हजारीबाग से, इन जगहों से अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं, यानी कि राजस्थान भी अभ्रक का उत्पादन करता है, अजमेर के आसपास अभ्रक हमें मिलता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक प्रश्न को आप आने वाले 1 महीने में पर डे मेरी वीडियो देख देख करके तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। 7वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? यानी 2 देशों की तुलना करना है अगर, कि कौन सा देश जो है विकसित है और कौन सा देश ज़्यादा पीछे चल रहा है या कौन सा देश ज़्यादा उन्नति कर गया है। तो 2 देशों की तुलना करने के लिए किसका उपयोग करें? राष्ट्रीय आय का कि प्रति व्यक्ति आय का? ये आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आय होती है किसी पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की आय, और प्रति व्यक्ति आय होती है किसी व्यक्ति विशेष की आय, यानी किसी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की आय। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में का मतलब यह है दोस्तों कि किसी विशेष साल, जैसे 2024 ही ले लो, यानी एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी पहली बात शर्त क्या है कि देश के अंदर जितनी भी अर्निंग हुई है पूरे देश के, जैसे भारत की निकाली जाए तो भारत में सभी क्रियाओं से जितनी अर्निंग हुई है वो, और विदेशों से प्राप्त जो आय है यानी विदेशों से जो अर्निंग की गई है वो सबको जब जोड़ेंगे जो हमें आय प्राप्त होगी वो राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है दोस्तों कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को, यानी किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा कमाई गई इनकम को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हम रहते हैं तो हम जितनी इनकम करेंगे वो हमारे लिए आय होगी, प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है। आगे देखिए, जिन देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, अब जैसे हमारे देश के लोगों की अगर प्रति व्यक्ति आय कम है, अब प्रति व्यक्ति आय कम होने का मतलब ये है कि हमारी अगर कमाई कम है तो लोगों का जीवन क्या होगा, स्तर भी अच्छा नहीं होगा, अर्थात लोगों का जीवन भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भाई देखिए, जब लोगों की कमाई नहीं होगी तो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरा कर पाएंगे, है ना। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे में देश के अंदर कोई ना कोई कमी बनी रहती है, प्लस लोगों के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ों की कमी रहती ही है। देखिए, दो देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय एक उपयुक्त मात्रक नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है दो देशों की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, तो दो देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय जो है एक अच्छा मात्रक नहीं है। यानी कुल आय से हम दो देशों की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों में जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए औसत का उपयोग किया जाता है। यानी दो देशों की स्थिति को चेक करने के लिए कि कौन सा देश ज़्यादा उन्नति किया है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों को जोड़ा जाता है और इसका औसत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों? औसत। ठीक है। फिर जिसका औसत ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसे फिर हमें औसत का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं जितने लाया हूँ प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर करते जाना ताकि मेरा हौसला बना रहे और एक एक प्रश्न को मैं आपके सामने पर डे लाता रहूँ। ठीक है। देखिए, उत्तर में लिखेंगे विदेश व्यापार जो है लंबे समय से अलग अलग देशों को परस्पर जोड़ने का मुख्य साधन रहा है। यानी विदेशी व्यापार जो है दो देशों को आपस में जोड़ने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है, इम्पोर्टेंट साधन है। देखिए, अब विदेशी व्यापार की परिभाषा लिखी गई है कि जब एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो ऐसे व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। भाई देखिए, हमारे देश से या दूसरे देश में जैसे अमेरिका में हो गया, अगर हम वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो ये प्रक्रिया क्या है? विदेशी व्यापार कहलाती है, इंटरनेशनल व्यापार कहलाती है। ठीक है। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों, देखिए आगे पूछा गया विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए, तो आगे लिखेंगे अभी। देखिए, विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि विदेशी व्यापार से जो उत्पादक लोग हैं या कह लो जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो केवल अपने ही देश तक सीमित नहीं रहते, वो दूसरे देशों की बाज़ारों में भी जा कर के वहाँ पर अपनी वस्तुओं को बेच पाते हैं, है ना। नहीं, दूसरे देशों की बाज़ारों तक पहुँचने के लिए भी उनको एक अवसर प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, लिखेंगे कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाए रखने के लिए हमें प्रत्येक विदेशों के साथ आपसी संबंध को मजबूत रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि विदेशी व्यापार हमारे अनुकूल बना रहे और हमारा व्यापार ऐसे ही चलता रहे तो हमें विदेशों के साथ अपना संबंध अच्छे से मजबूत रखना होगा। ठीक है। साथ ही दोनों देशों के किसी भी प्रोडक्ट पर आयात और निर्यात शुल्क ना लगाएं। आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगाएंगे तो व्यापार अच्छे से होता रहेगा, अन्यथा आयात और निर्यात शुल्क लग जाने पर व्यापार अच्छे से नहीं हो पाएगा। ताकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया बलवती हो सके और विदेश व्यापार सुगमता पूर्वक चलता रहे। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न है वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रिपल क्या, इसमें 4 4 8 8 10 10 स्टार ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है?
महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह माने होता है मांग करना, तो सत्याग्रह का अर्थ क्या हुआ कि सत्य के लिए मांग करना। ठीक है, गांधी जी ने इसे सत्य के हथियार के रूप में अपनाया। यानी सत्याग्रह को क्या किया, गांधी जी ने सत्य के हथियार के रूप में अपनाया, औजार के रूप में अपनाया। ठीक है, सत्याग्रह में अहिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अहिंसा के माध्यम से मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं की जाती, सच्चाई के मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यही सत्याग्रह होता है। ठीक है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सा। पहला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 4 अंक का आएगा, इसलिए इसको जितना मैं लिखा रहा हूँ इतना लिखना है। अगर ये दीर्घ उत्तरीय में आता है तो थोड़ा थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह में लिखेंगे गांधी जी ने सन 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले का दौरा किया। कब? सन 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले को घूमने गए तथा वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध, कौन सी व्यवस्था? बागान व्यवस्था। बागान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए वहां के किसानों को इन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, तभी यहाँ चंपारण सत्याग्रह नाम की घटना हुई। ये चंपारण सत्याग्रह इनका पहला था। दूसरा लिखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखेंगे खेड़ा। खेड़ा यानी जो कि कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल खराब हो गई थी और खराब हो जाने और लगान चुकाने में असमर्थ किसानों से, भाई देखिए फसल खराब हो गई तो किसान लगान कहाँ से चुकाएगा, है ना। तो लगान चुकाने में किसान असमर्थ थे तो सरकार उनसे जबरन लगान वसूली करने के प्रयास कर रही थी। तो इसी के विरुद्ध गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह किया, जो कि खेड़ा सत्याग्रह नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने खेड़ा में प्लेग से त्रस्त, यानी प्लेग एक बीमारी हुआ करती थी, महामारी हुआ करती थी, तो इस प्लेग से त्रस्त या प्लेग से कह लो नष्ट हुई किसानों को जबरन सरकार द्वारा लगान वसूली का प्रबल विरोध किया। यानी सरकार जो जबरदस्ती लगान वसूली कर रही थी उसका उन्होंने प्रबल विरोध किया और नैतिक समर्थन का प्रयास किया। इतना आपको लिखना है खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग डालना है दोस्तों अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें लिखेंगे गांधी जी ने अहमदाबाद गुजरात के सूती कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों के संरक्षण हेतु 1918 ईस्वी में सत्याग्रह किया था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के सूती मिल के किसानों के लिए, ठीक है ना, ये कह लो सूती कपड़ा कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये हो गए गांधी जी के दोस्तों 3 सत्याग्रह और सत्याग्रह का अर्थ। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त सन 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त सन 1920 को हुई थी और यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। शुरू तो सितंबर 1920 से ये चलना हुआ, ठीक है, अगस्त में ही इसको शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये अच्छे से चला सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। ठीक है, चौरी चौरा कांड तक ये चला था, फिर चौरी चौरा कांड होने के बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद इस आंदोलन के प्रमुख 2 कारण इस प्रकार हैं। तो इस आंदोलन के प्रमुख 2 कारण कौन कौन से हैं, चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे इस आंदोलन को चलाकर गांधी जी भारत की भूमि से ब्रिटिश सत्ता को खत्म करना चाहते थे। ठीक है, यही इस आंदोलन का एक प्रमुख कारण था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने पर मजबूर होना पड़ा। और दूसरा है दोस्तों अंग्रेज भारतीयों की बात नहीं मानते थे। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों की बात नहीं मानते थे और हमेशा मनमानी करते थे, जिसके कारण गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। बस इतना आपको लिखना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज का ये पार्ट 2 फिनिश होता है। मिलेंगे आप सभी के साथ इसके पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस को लेकर के। यदि आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सोशल साइंस महामैराथन नाम की एक प्लेलिस्ट भी बन चुकी है चैनल पे, जा कर के देखिए। सभी वीडियो को मैं वहाँ पे लाइन बाय लाइन ऐड कर रहा हूँ, बस आप सभी को पर डे देखते जाना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, वेट कीजिएगा, पार्ट 3 का जल्द ही शाम तक में आ जाएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।